नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति में कई बार सियासी फसल उगाने के लिए नए प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके लिए हर संभावना को टटोलना जरूरी होता है। भाजपा 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए इसी मिशन पर आगे बढ़ रही है। उसकी नजर यूपी के 2,76,00,000 पसमानदा मुसलमानों पर है। पार्टी को लगता है कि अगर इस वर्ग तक पहुंच बना ली जाए तो वो विपक्ष के संपूर्ण सफाई का लक्ष्य हासिल कर सकती है। यादव और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए वो पहले ही कदम बढ़ा चुकी है, यानी सपा और बसपा के आधार वोट बैंक पर सीधा कब्जा। भाजपा के हिंदुत्व के असर वाली राजनीति को देखते हुए भले ही मुस्लिमों को लुभाने का यह दांव किसी को भी चौंका सकता है, लेकिन खुद भाजपा के रणनीतिकारों को ऐसा नहीं लगता। ये यूपी की बदलती हुई सियासत की वो तस्वीर है जिसका वास्ता सिर्फ एक खेमे से नहीं बल्कि विरोधी खेमे से भी है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव को लेकर यह चर्चा तेज है कि सपा अब नरम हिंदुत्व की राह पर चल सकती है, जिससे उस पर भाजपा हिंदू विरोधी पार्टी होने का आरोप चस्पा ना कर सके। कुछ संकेतों के आधार पर यह बात कही जा रही है। मैं आज आपको राजनीति के इस न्यू टर्न की हर बात बताऊंगा, साथ ये भी बताऊंगा कि राजभर ने अखिलेश के आइडिया पर क्यों किया अपने कॉपीराइट का दावा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासत में जीत हासिल करने की कोई तय शर्त नहीं होती। आमतौर पर सटीक रणनीति और जबरदस्त मेहनत के दम पर हर पार्टी विजय का परचम लहराती है, इसलिए सबसे ज्यादा रणनीति को लेकर ही बात होती है। भाजपा ने 2014 से 19 तक के लोकसभा चुनाव में अपनी लहर से विरोधियों की हवा निकाल दी। अब 2024 में वो 80 में से 80 सीटें हासिल करना चाहती है, इसलिए खुद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक भाजपा कार्यकर्ताओं से पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने को कह रहे हैं, जिससे सबका भरोसा हासिल किया जा सके और राजनीतिक तौर पर करिश्माई नतीजे हासिल किए जा सके। दो 2024 विजय का नया फॉर्मूला। यूपी में राजनीति का न्यू टर्न। चित्रकूट मंथन के बाद भाजपा की बाहुबली तैयारी। सबको यह मतलब विश्वास हो गया है कि भाजपा ही विकास कर सकती है, भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है, भाजपा ही बिना भेदभाव के वोट बैंक मान करके ही हमारे साथ व्यवहार नहीं करने वाले हैं ये लोग। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी। 80-80 मुकाबले का PMTY प्लान। जो पहले की सरकारें थी, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे बसपा, उन्होंने मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक समझा। हम मुस्लिमों के उत्थान के लिए कभी भी उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। सपा की जमीन खिसकाने की भाजपा की महायोजना। मैं यह मानता हूं कि जो समाज के अंदर चाहे वह जाति के नाम से जाने जाते हों, चाहे वर्गों के नाम से जाने जाते हों, उन सब की आस और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। पिछड़े मुसलमानों और यादवों को साधने का कमल मंत्र। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको स्थान और सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी। अखिलेश के खिलाफ चित्रकूट में चक्रव्यूह रचना। इलेक्शन एक्सप्रेसवे पर बुलेट रेस। चौबीस की चैंपियनशिप का फर्राटा फॉर्मूला। बात तो चुभेगी। हर रणनीतिकार आंकड़ों के आईने में ही सियासत की तस्वीर को समझने की कोशिश करता है, जिससे चुनावी चाल तय करने में कोई दुविधा नहीं है।
जब भी भाजपा के रणनीतिकार पश्चिमी यूपी के 2019 चुनाव के नतीजे देखते हैं तो उन्हें यह बात चुभती है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी करीब दर्जन भर सीटों पर पार्टी विजय का परचम क्यों नहीं लहरा सकी। पूर्वांचल के कुछ सीटों के नतीजे भी इस टीस का सबब हैं। इसलिए भाजपा नई रणनीति के तहत विरोधियों के हर दांव को नाकाम करने में जुटी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। यूपी में सियासत की लीग बदलने वाली है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने विजय रथ को फर्राटा रेस की तरह दौड़ाना चाहती है और इसके लिए उसने पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों, यादव समाज और दलितों को साधने के लिए चित्रकूट योजना पर काम शुरू कर दिया है। और सपा, बसपा, कांग्रेस आदि दल जो हैं वो जब सत्ता में होते हैं तो वह केवल वह खोजते हैं कि उनका वोट कौन है, उसके लिए योजना बनाते हैं। हम लोग वोट के आधार पर योजना नहीं बल्कि सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाए हैं। उसका आम जनता तक दिखाई दे रहा है दृढ़ से स्पष्ट रूप से, और लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत ही शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा। भाजपा की चित्रकूट योजना, पसमानदा मुसलमानों का भरोसा जीतने की मुहिम। 2014 से 2022 तक भाजपा ने यूपी में सियासत के कई नए समीकरण गढ़े हैं। इसकी बदौलत पार्टी ने 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में महाविजय का परचम लहराया और अब पार्टी 2024 के लिए बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत भाजपा की नजर यूपी की 16% मुस्लिम आबादी पर है। यूपी में पसमानदा मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी मुस्लिम वर्ग में करीब 75% है। यानी इस वक्त अगर यूपी की आबादी को 23 करोड़ माने तो यूपी में मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ 68 लाख तक पहुंचती है और इनमें 75% पसमानदा मुस्लिम की बात करें तो ये 2 करोड़ 76 लाख के करीब पहुंचते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में करीब 50% वोट हासिल किए थे। 2014 के मुकाबले ये 7% से ज्यादा वोट थे। पार्टी की कोशिश 2024 में वोट प्रतिशत के लिहाज से बड़ा उछाल हासिल करने की है। ऐसा होने के बाद ही भाजपा 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत सकती है और इसके लिए उसकी कोशिश पिछड़े मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की है। और लगातार विश्वास, जैसे हमने कहा कि हमने अपने कार्यों से आम जनमानस में, मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। और जो सपा, बसपा, कांग्रेस ने हम मुसलमानों को भ्रमित किया था, हमें गुमराह किया, हमारा वोट लेके हमारे उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, ये हम मुसलमानों को भी अब समझ में आ गया है। तभी हमने मोदी जी पे और योगी जी पे विश्वास जताया है। अब तक ये माना जाता रहा है कि ज्यादातर मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते। यूपी में मुसलमानों का झुकाव सपा की तरफ रहा है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस साल के विधानसभा चुनाव में यूपी में सपा को करीब 79% मुसलमानों ने वोट दिया। 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सीटें दोगुनी होने के पीछे मुस्लिम वोटर्स के जबरदस्त समर्थन को वजह माना गया। समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गए हैं। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है। एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। इस संदेश के पीछे एक आंकड़े की बड़ी अहमियत है। दरअसल इस चुनाव में भाजपा को यूपी में 8% मुसलमानों के वोट मिले। इनमें ज्यादातर वोट गरीब पसमानदा मुसलमानों के थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही राशन से लेकर मुफ्त में सरकारी मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य स्कीम का लाभ मिलने की वजह से भाजपा का समर्थन किया। हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े जो अशराफ कहते हैं अपने को, वो हमेशा हमको इस्तेमाल किए, हमेशा लालच देते रहे और हमेशा हमको इस्तेमाल किया उन्होंने लाभ लेने के लिए और लाभ लेते रहे। इस साल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त रणनीति अपनाई थी।
पार्टी ने करीब 50,000 बूथों पर अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए तैनात किया था। इनमें से हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी कम से कम 30 मुसलमानों के वोट भाजपा को दिलाने की थी। एक आंकड़े के मुताबिक ऐसी तैनाती वाले इलाके की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर भाजपा को मुस्लिम बहुल इलाकों में 2,500 से 3,000 तक वोट मिले। इसकी वजह से करीबी मुकाबले में भाजपा की बड़ी जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 1/3 है। जाहिर है इस नतीजे में भाजपा के लिए भी बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा है। जुलाई की शुरुआत में जब तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे समाज के हर तबके की आकांक्षाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाएं। पीएम ने कहा था कि इसके लिए भाजपा नेताओं को सभी तबकों से संपर्क बढ़ाना चाहिए और दलित और पिछड़े मुसलमानों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी करनी चाहिए। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के महीने भर बाद यूपी के चित्रकूट में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री योगी ने दोबारा ये संकल्प दोहराया है। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा पसमानदा मुसलमानों को लेकर कितनी बड़ी योजना पर काम कर रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर भाजपा का मिशन पसमानदा क्या है, अब आपको ये एक एक कर बताता हूं, जिससे आप भाजपा की इस मारक रणनीति के पीछे की बिसात को समझ पाएंगे। जी हां, पसमानदा मुसलमानों का समर्थन हासिल करना पुराना एजेंडा है। 2009 में ही भाजपा की पिछड़े मुसलमानों पर नजर है। धीरे धीरे पिछड़े मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की रणनीति है। 2017 में भुवनेश्वर की एक रैली में पीएम ने इस बात का जिक्र किया था। पूरे देश में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का संगठन है। बूथ की रणनीति में खास अहमियत है। पिछड़े मुसलमानों के बीच के लाभार्थी वोट बैंक पर जोर है। बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का फायदा देने का हवाला देकर उनको अपने साथ जोड़ने की रणनीति है। 2024 के लिए पसमानदा मुसलमानों को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है। तेलंगाना में राष्ट्रीय समिति की बैठक में खास चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। सभी राज्यों की भाजपा इकाइयों को संपर्क बढ़ाने को कहा। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खास चर्चा की। 2014 से अब तक मुस्लिम बाहुल्य बूथों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता अब खुद पसमानदा मुस्लिम परिवारों तक पहुंचेंगे। 2024 तक के लिए कई कार्यक्रम भी तय होने वाले हैं। भाजपा के मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर पसमानदा मुसलमान क्यों अहम है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। जी हां, पसमानदा मुस्लिम और मिशन पश्चिम, रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की जीत ने समीकरण बदले हैं। भाजपा के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है। रामपुर की जीत ने पश्चिम यूपी में स्थिति मजबूत कैसे की जा सकती है, इस तरफ इशारा किया है। 2019 में जिन सीटों पर हार, उनमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भाजपा 2024 में सभी सीटें जीतना चाहती है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नए सिरे से मंथन जारी है। एक एक सीट को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा को लाभार्थी वोट बैंक की ताकत पर भरोसा है। दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर दिया गया है बड़ा संदेश। यूपी के हर हिस्से में नए प्रयोग की तैयारी भी की जा रही है, या तैयारी ही से माना जाए। अब देखिए, पसमानदा फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पीछे छूटे हुए, यानी इसका इस्तेमाल पिछड़े समुदाय को लेकर किया जाता है। पसमानदा मुस्लिमों के अधिकार की लड़ाई भी पुरानी है। पसमानदा मुस्लिमों के अधिकार का आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। जेडीयू के सांसद रहे अली अनवर ने इसकी शुरुआत की थी। इस पूरी मुहिम की 1990 के दशक में पिछड़े मुसलमानों ने अपनी अहमियत जताई। बाद में पसमानदा आंदोलन बिखर गया, संगठन कमजोर हुआ। अब नए सिरे से पसमानदा मुसलमानों पर चर्चा तेज है। भाजपा ने मुद्दा बनाया तो हर विरोधी दल अलर्ट हो चुका है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं। वीरेश, भाजपा का जो ये मिशन है पसमानदा मुस्लिम, यानी पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने का, सीधे तौर पर 2024 पर नजर है ताकि बड़े आश्चर्यजनक नतीजे लाए जा सके। वीरेश,
देखिए रोहित जी, आपने तेलंगाना की वो स्पीच सुनाई, आपने चित्रकूट का जिक्र किया और साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि इसी बीच में जो डेवलपमेंट है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री के साथ जो हुई, उसको भी एक कड़ी इसमें जोड़ लिया जाए। और साथ ही साथ योगी द्वितीय में मोहसिन रजा जो शिया समुदाय से आते हैं, उनकी जगह पर दानिश अंसारी को बना देना। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि है जो आज दर्शकों को एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव बताने जा रहा है, और वो ये है कि साल 2018 से, जी हां, साल 2018 से संघ में केजी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण गोपाल जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और साल 2018 से कृष्ण गोपाल जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और खासकर उत्तर भारत में और उत्तर भारत में भी यूपी और बिहार में पसपंदा समाज के मुसलमानों को जोड़ने की रणनीति केजी यानी कृष्ण गोपाल ने तय की थी, रूपरेखा बनाई थी। और ऐसे समय में जब वो भाजपा और सरकार और संगठन के बीच समन्वय का काम करते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बता दूं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कृष्ण गोपाल जी की 2 बैठकें हो चुकी हैं 18 से लेकर 22 के बीच में, और वो ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें रही हैं जैसा कि दिलीप सिंह जुदेव को याद करिए छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही जो क्षत्रप भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता अपने अपने इलाकों में रहे हैं, उनके साथ गुप्त वार्ता, गुप्त बैठक कृष्ण गोपाल जी की हो चुकी और इस पर काम भी हो रहा है। सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो वो देवी पाटन मंडल में हुआ है, फैजाबाद अयोध्या मंडल में हुआ है और साथ ही साथ बनारस मंडल में हुआ है। और वो जो स्ट्रेटजी है दर्शकों को बताऊंगा जरूर रोहित जी, इसमें ये है, मानना ये है, जो कृष्ण गोपाल जी की थियरी है उसमें मानना ये है कि हम उनको जोड़ें, उनमें विश्वास पैदा करें। और उसके पीछे का कारण है कि मेरे बाबा आपके बाबा एक रहे हैं, ऐसे संस्कार जो उन गांवों में जीवित है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य जो गांव हैं, उनमें जाएं, देखें, उन संस्कारों को ढूंढें जो आज भी हिंदू रीति रिवाज में होते हैं और अभी भी मुसलमानों में वो चल रहे हैं। उनको ये बताएं कि धर्म परिवर्तन नहीं करना है आपको, लेकिन एहसास आपको हो कि मेरे बाबा आपके बाबा एक थे। बिल्कुल, आपने देखा होगा इस तरह का वक्तव्य चला है। और खास बात आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की, उसमें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कम से कम 40 मिनट इस बात पर जोर दिया। बिल्कुल वीरेश, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। क्षेत्र कोई भी हो, तय लीक पर चलकर हर बार कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए कई बार इसे बदलने की जरूरत होती है। भाजपा की सीधी नजर समाजवादी पार्टी के आधार वोट बैंक पर है। भाजपा इसे हर हाल में खिसका देना चाहती है। इसके लिए यादव के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए भाजपा ने सारे दांव चल दिए। भाजपा 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की राह में कांटे बिछाना चाहती है। इसके लिए उसकी नजर पसमानदा मुसलमानों और यादव वोट बैंक पर है। भाजपा को लगता है कि अगर उसने सपा के यादव मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को ध्वस्त कर दिया तो वो 2024 में यूपी की लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य हासिल कर सकती है। कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट को समाजवादी पार्टी से छीनने के बाद अब भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 2024 के लिए बारी उन 14 सीटों की है जिन पर अभी विरोधी दलों का कब्जा है।
जिन 14 सीटों के लिए भाजपा रणनीति तैयार कर रही है, उनमें बसपा के हिस्से में सबसे ज्यादा 10, सपा के हिस्से में 3 और कांग्रेस के हिस्से में इकलौती रायबरेली सीट है। तो भाजपा उन सब लोगों को अपने पार्टी भाजपा के साथ लाना चाहती है जो किसी भी कारण से, जाति के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से, किसी क्षेत्र के कारण से हमसे दूर थे। हम उन सबको भाजपा परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और सम्मान के साथ लाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको स्थान और सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ती है। खास बात यह है कि भाजपा जिन सीटों पर हार को 2024 में जीत में बदलने के जिस मिशन पर काम कर रही है, उनमें ज्यादातर पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका है। अब जरा उन मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाली लोकसभा सीटों पर नजर डाल लेते हैं जहां 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां भाजपा इस बार सभी वर्गों का साथ हासिल करने की कोशिश में पसमानदा मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। जो मोदी जी ने नारा दिया कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी हो, ये सोच हमारी पार्टी की थी, ये सोच मोदी जी की थी। और उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से योगी जी भी उत्तर प्रदेश में हर अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आज चाहे उनके शिक्षा के स्तर में सुधार हो, चाहे उनके इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का काम हो, चाहे उनके उत्थान का काम हो, हर जगह मोदी जी और योगी जी अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और जो पासमानदा बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि सबका विश्वास मोदी जी और योगी जी पे बढ़ रहा है और सबके विश्वास से, सबके प्रयास से हम अपने समाज को आगे ले जाएं। भाजपा की इस राह में चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों का झुकाव है, क्योंकि 1984 के बाद ये पहली बार था कि 2022 में मुस्लिम समुदाय ने यूपी के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में किसी एक पार्टी को वोट दिया। इस बार यूपी में चुनाव जीतकर कुल 34 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 31 सपा के विधायक हैं। अब भाजपा इस गणित को बदलना चाहती है। वो मुस्लिम समाज के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि हमें हमारी सरकार के काम के आधार पर आंको, पुरानी छवि के आधार पर नहीं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ। और विनेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। विनेश, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आजमगढ़ और रामपुर के जो नतीजे आए उपचुनाव के, उसके बाद से अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया जाए तो चमत्कारिक नतीजे आ सकते हैं। विनेश, देखिए रोहित जी, जो रामपुर का जो रिजल्ट है और आजम का रिजल्ट है, वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि एमवाई समीकरण जो समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ जो मुलायम सिंह यादव ने डेडली कॉम्बिनेशन बनाया था, उसमें भी सेंधमारी की जा सकती है। यानी यादवों का वर्चस्व आजमगढ़ में और मुसलमानों का वर्चस्व रामपुर में। और ऐसी सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, दिनेश लाल यादव निरहुआ और उधर रामपुर में, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक हैं, चाणक्य हैं और जो मैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं, उनका एक हौसला बढ़ा है। और वो इसी हौसले का जो नतीजा है और वो रणनीति है, चूंकि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेना चाहती है। अगर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास से ही जीत पाएगी। इस बात का भान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हो गया है और आपको मैं बताऊं, और भारतीय जनता पार्टी के सभी चाणक्यों को हो गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का निर्देश है और जो बैठक हुई है उप मुख्यमंत्रियों की और मुख्यमंत्री की, उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री ने आधे घंटे से ज्यादा इस विषय पर बोला कि अब इस समुदाय को हमें अपनी तरफ करना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। और साथ ही साथ जो 2019 का रिजल्ट है, उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह की बदली हुई स्ट्रेटजी है। ऐसी जगह वो चोट करते हैं, ऐसी जगहों
जगहों से वो वोट की जो है उसकी कोशिश करते हैं कि जो इलाका खाली हो, क्योंकि एक प्रयोग एक बार में, दूसरा प्रयोग दूसरी बार में, तीसरा प्रयोग तीसरी बार में, ऐसी स्ट्रेटजी का नतीजा ही है कि भारतीय जनता पार्टी 14 में, 19 में और 24 के लिए जो तैयारी चल रही है, यानी पसमंदा मुसलमान, आज देखिए कभी लोग मानते भी नहीं थे कि जो ये वर्ग है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मत करेगा, लेकिन ऐसे विश्वास को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है और उसके लिए स्ट्रेटजी संघ ने बना दी है। कृष्ण गोपाल जी ने 2018 से बना दी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं, 1 बैठक दिल्ली में हो चुकी है और ये बैठक खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा कारगर है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो हिंदुत्व के पिच पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने राजनीति की वो राह पकड़ ली है जिस पर भाजपा लंबे समय से चली आ रही है। इसका संकेत पहले एक तस्वीर ने दिया जो अखिलेश के घर से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंची, और उसके बाद अखिलेश यादव की बातों ने, क्योंकि अब अखिलेश खुलकर धर्म की पिच पर सियासी बैटिंग कर रहे हैं। 26 जुलाई को अचानक से ये तस्वीरें सामने आईं और इन तस्वीरों ने ऐसा संदेश दे दिया जो सियासत में अखिलेश के विरोधियों को बेहद चुभने वाला था। ये तस्वीरें ना तो अखिलेश यादव ने ट्वीट की और ना ही समाजवादी पार्टी के पेज पर कहीं दिखाई दी। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ, आखिर ये तस्वीरें कहां से आईं? देखते ही देखते ये तस्वीरें वायरल होने लगी। ये तस्वीरें डिंपल यादव समाजवादी पार्टी नाम से बने फेसबुक पेज पर दिखाई दी, जिन्हें 26 जुलाई की रात 9 बजे अपलोड किया गया था। इन 4 तस्वीरों के साथ लिखा था हर हर महादेव। दरअसल ये अखिलेश यादव के घर पर हुए रुद्राभिषेक की तस्वीरें थीं, जिसमें अखिलेश त्रिपुंड लगाए दिख रहे थे और गले में पीला गमछा भी डाला था। दरअसल बहुत कम ही देखा गया है जब अखिलेश की घर में पूजा करती हुई तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये तस्वीरें कई सियासी संदेश लेकर भी सामने आई। पहली अटकल ये लगाई जाने लगी कि क्या 24 की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव भी हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग करने वाले हैं, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल नरम दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को जब अखिलेश यादव वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर पहुंचे तो एक बार फिर उनके माथे पर त्रिपुंड लगा दिखाई दिया। यहां अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी जो फिर से हिंदुत्व के पिच पर सियासी लड़ाई को बल देने लगी। भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है, भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है। भाजपाइयों का धर्म है, अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? अखिलेश यादव का बयान बहुत कुछ कहता है। कांवरियों को लेकर जब सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने कांवर यात्रा का समर्थन किया। कांवरियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। सिर्फ धर्म ही नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव बिल्कुल मुखर हैं। इसका सबूत आने वाली 9 तारीख से दिख जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी कर रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अखिलेश सीधे भाजपा को घेर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय। जो भारत माता की जय बोलते हैं उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी और मैं नौजवानों से कहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाते रहें। कांवड़ यात्रा हो या फिर राष्ट्रवाद, भाजपा हमेशा अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाती रही है। अखिलेश को घेरने के लिए भाजपा के पास यही सबसे मजबूत हथियार होता है, लेकिन अब अखिलेश इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं और हिंदुत्व की पिच पर ही भाजपा से टक्कर लेने की तैयारी कर रहे हैं।
देखो, अखिलेश ने भी सदैव सांप्रदायिकता की राजनीति की है, लेकिन ये अखिलेश से बड़े भी सांप्रदायिक हैं। तो कुल मिलाकर आपने अगर जिस प्रकार से महसूस किया होगा कि सदैव उन्होंने इस प्रकार की बात की है कि उत्तर प्रदेश में 7% यादव गद्दी पा जाता है और 20% मुसलमान उसको देखता रहता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी यही बात है कि 20% इस मुस्लिम को एकजुट कर और वो किसी भी हिंदू को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहता है। दरअसल अखिलेश को इस बात का एहसास हो गया है कि ओबीसी और मुस्लिम वोट की राजनीति करके वोट और सीटें तो हासिल की जा सकती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ इन्हीं मुद्दों से भाजपा को हराना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा ने ऐसी फील्डिंग सेट कर दी है जहां से विपक्षी दलों का बचना बहुत मुश्किल है। भाजपा ने शुरू से ही ये इस शिकायत का लाभ उठाया है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू वर्ग के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। पार्टी ने पिछले जो भी सरकारें रही हैं, पिछली जो सत्ता में पार्टियां रही हैं, उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया है कि उनके शासनकाल में प्रदेश के कुछ ज़िलों तक, प्रदेश के कुछ समुदायों तक ही सारी विकास की बातें सीमित रहती थीं और हिंदू वर्ग के एक बड़े हिस्से को उससे वंचित रखा जाता था। शायद इसी का एक रिज़ल्ट था, इसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई चुनावों में बड़ी सफलता मिली, जिसमें हिंदू वर्ग ने उनका भरपूर साथ दिया। लेकिन क्या अखिलेश यादव इस रणनीति में पास हो पाएंगे? क्या वो धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा की बराबरी कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब भी आने वाले कुछ महीनों में मिल ही जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फर्स्ट में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव सीएम योगी से मिले। 20 से 25 मिनट तक ये मुलाकात हुई। सपा कार्यकर्ताओं पर पिछले दिनों जो कार्रवाई की है स्थानीय प्रशासन ने अलग अलग जिलों में, उसको लेकर यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। और ये मुलाकात एक रूटीन प्रक्रिया थी कि विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, तो उनका ये कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं पर ज्यादती हो रही है कुछ जिलों में। इसी बात को लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, मुलाकात की और मुलाकात करके वो निकल गए। हमारे साथ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। वीरेश, रामगोपाल यादव की मुलाकात एक तरह से कहा जाए कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी की भी सरकार है तो विपक्षी लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं। ये मुलाकात महज इसी तरह की थी और इसके कोई सियासी मायने और निकालना अभी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी। ऐसे कोई सियासी मायने इस मुलाकात के नहीं है। देखिए रोहित जी, जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं वो पहली बार मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने समय मांगा था 2 दिन पहले, आज समय मिला और मुख्यमंत्री से उन्होंने लगभग आधे घंटे मुलाकात की। पहली बार हम मुलाकात कह सकते हैं। योगी वन में भी मुलाकात नहीं हुई थी, योगी द्वितीय में भी ये पहली मुलाकात है। देखिए, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव पारिवारिक लड़ाई में एक दूसरे के बहुत कट्टर विरोधी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव के समर्थक हैं और शिवपाल यादव मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। और ऐसे में रामगोपाल यादव चट्टान की तरह अखिलेश यादव के साथ पूरे यादव संग्राम में खड़े रहे और आज तक खड़े हैं। और परिवार के बीच जो विवाद है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रोफेसर रामगोपाल यादव को केंद्र में खड़ा किया जाता है समर्थकों के द्वारा। शिवपाल यादव ने भी कई बार ऐसी बातें कही हैं और ऐसे में जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आंदोलन चला था समाजवादी पार्टी में, उसे स्थापित करने में, मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बनाने में, अखिलेश यादव को सिंबल दिलवाने में, अखिलेश यादव के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने में, अखिलेश यादव को पार्टी हैंडओवर करने में, अखिलेश यादव को 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने में, जो संसदीय दल की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसमें सबसे पहले अखिलेश यादव का नाम रामगोपाल यादव खड़े रहे और ये मुलाकात पहली मुलाकात। बिल्कुल वीरेश, और यही बात मैं अपने दर्शकों से को भी बता रहा हूं कि एबीपी गंगा बहुत ही, अगर राजनीतिक तौर पर कहा जाए, हम परिपक्व खबरें देते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी के जाहिर सी बात है नेता हैं रामगोपाल यादव, और जिस तरह से वीरेश भी बता रहे हैं कि वो चट्टान की तरह अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं पर उन्होंने कहा कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन पर गलत कार्रवाई हो रही है, इसी का विरोध दर्ज करवाने औपचारिक तौर पर
वो मुख्यमंत्री से मिले, मुलाकात की, अपना विरोध दर्ज करवाया और वहां से वापस आ गए। वीरेश, इस मुलाकात को सिर्फ इसी आईने से देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर क्या आपका फाइनल कमेंट है इस पर वीरेश? देखिए, इसे इस नजरिए से एकदम नहीं देखा जाना चाहिए। अभी कुछ वीरेश, पहले वीरेश मैं आपके पास लौटूंगा। वीरेश मैं आपके पास लौटता हूं। इससे पहले कि हम आगे अगली रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे। आज विधान परिषद के उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। 11 अगस्त को 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इन 2 सीटों के लिए भाजपा ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी आखिरी वक्त पर एक प्रत्याशी के नाम आगे रख दिया। दरअसल अखिलेश यादव का यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी भाजपा के आगे कहीं नहीं टिकती है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस चुनाव के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं। कहने को तो विधान परिषद की सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रणनीति आपस में टकरा रही है। भाजपा ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान शनिवार को ही कर दिया था। सबको लग रहा था कि संख्या बल न होने के चलते अखिलेश यादव इस चुनाव से दूरी बना लेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश ने भी एक सीट के लिए दावा ठोक दिया और नाम आगे किया कीर्ति कोल का, जो आदिवासी समाज से आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या कीर्ति कोल संख्या बल न होने के बावजूद विधान परिषद पहुंच पाएंगी, क्योंकि उनकी टक्कर उस भाजपा से है जिसने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन करके बता दिया कि उसके हौसले कितने बुलंद हैं। भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सेंधवार को जमीन पर मेहनत का इनाम दिया है, जबकि निर्मला पासवान के जरिए महिला वर्ग को संदेश दिया है। भाजपा ने इस चुनाव के जरिए ओबीसी और दलित फैक्टर को भी साधा है। यही वजह है कि जब दोनों प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे तो खुद सीएम योगी वहां मौजूद रहे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अन्य दल परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और जो हमारी पार्टी की ताकत है वो कार्यकर्ता है, और इसलिए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। मैं नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल आसानी से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलती। जो उन्होंने खेला है सपा ने, और वो जान रहे हैं कि हमारी जिसको हमने खड़ा किया वो हारेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको खड़ा करती है जिसको जिताती है। नामांकन के जरिए भाजपा ने ताकत दिखाई, तो दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे पहुंचे, लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव खुद मौजूद नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे जैसे आदिवासी समाज के ऊपर उन्होंने अति कृपा की है, और मेरा आदिवासी समाज हमेशा उनके लिए आभारी रहेगा। और मैं कीर्ति कोल मिर्जापुर जनपद से हूं। 96 विधान से मैं विधानसभा प्रत्याशी भी रही हूं। तो मैं सदन परिषद के सभी सदस्यों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि इस आदिवासी समाज के बेटी बहन पर उपकार करें और मेरा भी आदिवासी परिवार का नाम आगे करें। सपा की कीर्ति कोल भले पूरी ताकत से चुनाव लड़ें, लेकिन संख्या बल के हिसाब से भाजपा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो, और ये कितना संभव है ये सबके सामने है। दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके पास मत नहीं है। पूरी पार्टी ने आदिवासी समाज में पैदा हुई बेटी कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है, और सबसे उम्मीद की है कि सभी लोग आदिवासी बेटी का सम्मान करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और सब लोग इनको विधान परिषद में भेजेंगे। विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को वोटिंग होगी, और एक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 134 वोट की जरूरत है। अगर आंकड़े देखें तो शिवपाल को हटाने के बाद सपा गठबंधन के पास सिर्फ 118 वोट हैं। ऐसे में सपा की जीत बहुत दूर दिखाई देती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।
आज ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने इशारों में अखिलेश यादव पर अपनी सलाह के मुताबिक चलने का आरोप लगा दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से पूर्वांचल में पदयात्रा निकालने वाली है। यह यात्रा उन्हीं इलाकों में होगी जहां ओपी राजभर राजनीतिक तौर पर दावा ठोकते आए हैं। अखिलेश पर राजभर का आइडिया अटैक। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि है। एयर कंडीशन अटैक के बाद अब नया हमला। क्या राजभर का आइडिया चोरी हो गया? जब समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देने की तैयारी में है, जब सपा ने ऐलान कर दिया है कि उसकी देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा के पहले चरण में गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर और भदोही से वाराणसी के बीच की दूरी नापी जाएगी, यानी राजभर के असर वाले इलाकों में खुद सपा के दिग्गज जमीन पर ताकत दिखाएंगे। ठीक उसी वक्त राजभर ने कर दिया है अखिलेश पर चुभने वाला तंज। राजभर से 9 अगस्त से शुरू हो रही सपा की यात्रा पर सवाल किया गया था। इस पर राजभर ने इसे अपनी उपलब्धि बताया। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि हमारी। ऐसा कहकर राजभर ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव उनके एसी अटैक के बाद जमीनी राजनीति को लेकर इतने सक्रिय हैं। सो भाजपा के अध्यक्ष का साफ संदेश है कि उन्होंने अखिलेश को एसी की सियासत से दूरी बनाकर जमीन पर उतरकर संघर्ष की नसीहत दी थी। अब सपा की ये यात्रा हमारी उपलब्धि है। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि हमारी। राजभर साथ ही इस बात को दोहराते दिखे कि अगले लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें उन्हीं की पार्टी पर टिकी होंगी। ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। अब 24 का चुनाव आ रहा है तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। राजभर से वाराणसी में उन्हें लेकर जारी किए गए सपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पोस्टर में राजभर को गीदड़ तो अखिलेश को शेर के रूप में दिखाया गया था। इस पर राजभर ने कहा कि ऐसे पोस्टर के जरिए भी उनका प्रचार ही हुआ है। डेली हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई प्रधानमंत्रियों को का बना देता है, कोई मुख्यमंत्रियों को का बना देता है। तो देखिए, ये तो हम तो इसको प्रचार मानते हैं अपना। राजभर ने अखिलेश यादव के झाड़ फूंक वाले बयान पर भी लगे हाथों निशाना साधा। उन्होंने इसे सपा की हताशा और निराशा का सबूत करार दिया। हताशा और निराशा है। अमेरिका में पढ़ने वाला व्यक्ति अगर झाड़ फूंक पर विश्वास करे तो ये समझ में आता है कि शिक्षा बेकार है। आप पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्ला, राजभर चौहान, बिंद नाई गोंड लोहार, आर्य कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, ये तमाम जातियां जो अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां हैं, इनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। आवाज इनके लिए हम बोल रहे हैं। आज धीरे धीरे हमको 20 साल हो गया, तो जो लोग इनका हिस्सा लूट रहे हैं उनको बुरा लग रहा है। जाहिर है राजभर के इतने तूफानी हमले सपा को जरूर चुभे होंगे। अब राजभर को 9 अगस्त का इंतजार है, जिसमें वो अपने गढ़ में होने जा रही सपा की यात्रा की ताकत को तौलेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे सपा की तरफ से उन्हें दी गई सबसे बड़ी चुनौती होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।